तो आज शुरू कर रहे हैं एसटीपी स्विचिंग के अंदर एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। एक टर्म होती है स्पैनिंग ट्री, इसके लिए इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट चैप्टर है। कल हमने वीलैन कवर किया था, इसके अलावा वीलैन, एक्सपोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री इज़ अ प्रोटोकॉल दैट रन्स ऑन स्विच दैट हेल्प अस टू सॉल्व लूप। स्पैनिंग ट्री इज़ वन ऑफ द प्रोटोकॉल that you must understand as a network engineer, and you will encounter it for sure if you decided to face the Cisco CCNA exam. The lesson is an introduction of spanning tree, ठीक है। Now you will need to learn why we need it, ठीक है। अब क्यों हम STP का यूज़ करते हैं और किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब बात आती है why do we need spanning tree। स्पैनिंग ट्री की हमें ज़रूरत क्यों है? What is loop and how do we get one, ठीक है। अब लूप क्या होता है? लूप नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई सा भी नेटवर्क हो, चाहे आप राउटर के नेटवर्क की बात कर लो, राउटर बहुत सारे राउटर को कनेक्ट करने की बात कर लो, मतलब किसी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है लूप है, ठीक है। अब लूप क्या होता है, ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप को मैं कैसे बता सकता हूँ? जैसे माना कि यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, माना कि यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक राउटर है, ठीक है। और एक राउटर यहाँ पे है, और एक राउटर मेरे पास यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। मान लो ये चारों राउटर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। चारों के चारों आपस में कनेक्टेड हैं। अब क्या करता हूँ मैं, कोई डेटा या पैकेट यहाँ से भेजता हूँ, इस लिंक से भेजता हूँ। तो क्या होता है, जैसे ही मैं इस लिंक से यहाँ से भेजूँगा डेटा पैकेट, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इस राउटर को मिलेगा। ये राउटर किसको भेजेगा? ये इसको भेजेगा। ये राउटर किसको भेजेगा? ये इसको भेजेगा। बट ये राउटर क्या होगा, इसको भेजेगा, ये इसी को भेज देगा ये पैकेट। और इसे ही बोलते हैं लूप। लूप का मतलब राउंड राउंड का घूमना, बस, ठीक है। तो एक लूप बन जाता है इस तरह से, किसी भी नेटवर्क के अंदर इस तरह के लूप बन जाते हैं। और इस लूप को हमें क्या करना होता है? ब्रेक। इस लूप को ब्रेक करोगे तभी ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, यहाँ से पैकेट जाएगा और वापस यहाँ से सेंड हो जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ऐसे करके ये लूप हो जाता है। तो हम इस लूप के अवॉइडेंस के लिए, लूप को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक प्रोटोकॉल बताते हैं जिसे बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। अब ये लूप अवॉइडेंस मैकेनिज़्म है, बट किसके लिए? सिर्फ स्विचेस के बीच के लिए, ठीक है, नॉट फॉर राउटर, ठीक है। एसटीपी किस पे चलता है? लेयर 2 स्विच पे चलता है, हमेशा लेयर 2 स्विच पे ही इनेबल होता है। डन। अब बात करते हैं व्हाट इज़ लूप एंड हाउ डू वी गेट वन, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। अब एग्जांपल में क्या है, हमारे पास एक पिक्चर है जहाँ पे क्या है, 2 स्विच हैं और एक H1 और H2 क्या है, 2 डेस्कटॉप है मेरे पास, ठीक है। तो इन दिस पिक्चर अबव वी हैव 2 स्विच एंड दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये स्विच आपस में कनेक्टेड हैं और ये होस्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है। अभी किससे कनेक्टेड है? एक सिंगल केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे देख लेते हैं सिंगल केबल। सो देर इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, मतलब सिंगल पॉइंट है हमारे पास फेलियर का। अगर ये केबल ख़राब हो जाती है, किसी तरह से लिंक डाउन हो जाता है, तो H1 H2 को कुछ भी सेंड नहीं कर पाएगा, ना रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो ये किसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेफिनेटली एक बैकअप लिंक लेंगे। अब बैकअप लिंक कैसे लेंगे? बैकअप लिंक के लिए हम क्या करेंगे, एक स्विच है हमारा और ये दूसरा स्विच है, इसके बीच में क्या करेंगे, एक केबल यहाँ से लगा देंगे और एक केबल हम यहाँ से लगा देंगे, जैसे इस डायग्राम में लगा रखिए। इसके अलावा हमारा क्या है, H1 और H2, ठीक है। नाउ विद एन एक्स्ट्रा केबल वी नाउ हैव रिडंडेंसी। तो इसको क्या बोलते हैं, जो बैकअप केबल है उसको हम क्या बोलते हैं नेटवर्किंग की लैंग्वेज में? रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब कि आपके पास एक बैकअप, उस चीज़ का बैकअप है इन केस एक केबल अगर डाउन होती है, ठीक है। अगर मान लो ये लिंक हमारा डाउन होता है तो इस लिंक से डेटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडंडेंसी। नाउ अनफॉर्चुनेटली फॉर अस रिडंडेंसी ऑल्सो ब्रिंग्स लूप। अब रिडंडेंसी का क्या, स्विच इस वाले सिनेरियो के अंदर क्या है प्रॉब्लम, कि लूप भी लेके आती है। अब लूप कैसे होता है ये देखते हैं।
वाई डू वी हैव लूप इन दिस सिनेरियो अबव, ठीक है। तो अब क्या है, H1 सेंड्स एन ARP रिक्वेस्ट बिकॉज इट्स लुकिंग फॉर मैक एड्रेस ऑफ H2 एंड ARP रिक्वेस्ट इज अ ब्रॉडकास्ट फ्रेम। अब बात आती है ARP क्या होता है, ARP, ठीक है। तो इस सबसे पहले ARP की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब क्या होता है, ARP क्यों जनरेट होता है और कैसे जनरेट होता है, ठीक है। ARP का क्या काम है। अब ARP का देखो ऐसा होता है, माना कि मैंने इसको हम यहाँ चल लेते हैं और डन। तो माना कि मेरे पास ये एक डायग्राम है, ठीक है। अब ये एक डायग्राम है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई स्विच होता है, स्विच के अंदर क्या मेंटेन होती है, एक मैक टेबल मेंटेन होती है, ठीक है। मैक टेबल मेंटेन होती है। लेट्स से मैंने क्या करा, स्विच 1 को और स्विच 2 को एकदम फ्रेश स्विच लगाए दोनों, और H1 और H2 दो PC लगाए, और मैंने चारों को पावर ऑन कर दिया। अब जैसे ही पावर ऑन हुआ तो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस देखते हैं कि कैसे प्रोसेस होगा। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस चीज़ को समझना है अच्छे से, ठीक है। तो क्या होगा, इधर H1 जैसे ही हम पावर ऑन करेंगे किसी भी डेस्कटॉप को, ठीक है, दोनों को हमने पावर ऑन किया तो एक पैकेट बनता है। H1 क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा, ठीक है। जैसे माना कि मैंने H1 का IP एड्रेस क्या है 1.1 और H2 का IP एड्रेस क्या है 1.2, ठीक है। 1.1 है और 1.2 है। अब क्या होता है, जो हमारा H1 है ना, वो किसको डेटा भेजना चाहता है, 1.2 को डेटा भेजना चाहता है, ठीक है। H1 किसको भेजना चाहता है, H2 को कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है। अब ये कैसे होगा, तो H1 क्या करेगा, H1 एक बनाएगा, क्या बनाएगा, H1 जो है एक पैकेट बनाएगा, जो यूज़र का जो डेटा होगा वो आएगा, इसके साथ क्या आएगा, एक पैकेट आएगा। H1 क्या करेगा, एक पैकेट बनाएगा। अब वो पैकेट में क्या 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 इन्फॉर्मेशन रखेगा, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, सोर्स IP, उसके बाद क्या रखेगा, डेस्टिनेशन IP, उसके बाद क्या बताएगा, सोर्स IP और सोर्स मैक भी बताएगा, क्योंकि ये एक लेयर टू सिनेरियो है। यहाँ पे जो फॉरवर्डिंग हो रही है वो लेयर 2 के बेसिस पे होगी, तो मैक एड्रेस डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, ठीक है, प्लस इसके नीचे क्या लगेगा, डेटा। तो H1 जो पैकेट शेयर करेगा, ठीक है, उसके कंटेंट ये होंगे, प्लस मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस डेटा, प्लस क्या लगेगा इसके साथ, डेटा लग के जाएगा। ये एक पैकेट के कंटेंट है जो पैकेट H1 जनरेट करेगा। अब H1 पैकेट जनरेट करा, ठीक है, कि हमें समझ में आता है कि ठीक है, अब कंटेंट क्या क्या होंगे, सोर्स IP क्या होगा 1.1, ठीक है। सोर्स मैक क्या होगा, अब पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ कि यहाँ इसका सोर्स IP है, इसका IP है 1.1 और इसका मैक एड्रेस है क्या है OA, ठीक है। और इसका IP है 1.2 और इसका मैक एड्रेस क्या है OB, ठीक है। ये इसका मैक एड्रेस है और ये इसका IP एड्रेस है, ऐसे इसका IP एड्रेस है और इसका मैक एड्रेस है। अब क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं, जो पैकेट हमारा H1 जनरेट कर रहा है, इस पैकेट के कंटेंट क्या होंगे, ठीक है। सोर्स IP होगा 1.1, ऐसे ही सोर्स मैक क्या होगा OA, ठीक है। सोर्स मैक जो होगा वो होगा OA। अब बात करता हूँ डेस्टिनेशन IP क्या होगा। डेस्टिनेशन IP हमें पता रहता है, हमें पता है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि वो हमारे नेटवर्क में ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो डेस्टिनेशन एड्रेस, आपको डेस्टिनेशन एड्रेस पता है तभी तो आपने कोई कमांड लिख के उस 1.2 को डेटा भेजा है,
तो इसका मतलब आपके पास डेस्टिनेशन आईपी की इन्फॉर्मेशन भी है। अब सवाल आता है कि आपके पास डेस्टिनेशन मैक की इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे जो पीसी है उसके पास किसी भी तरह की डेस्टिनेशन मैक की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब हमने मैक एड्रेस की हम क्लास कवर कर रहे थे उस टाइम मैंने बताया था कि आर्प का जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट करना। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का बिहेवियर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कोई आर्प एक ब्रॉडकास्ट पैकेट बनाता है तो उसमें वो मैक एड्रेस को क्या कर देता है, FF। ठीक है, क्या कर देता है, FF:FF ऐसे करके मैंने आपको दिखाया था एक उस टाइम पे। ठीक है, तो मानता हूँ, मैंने माना कि इसने क्या यहाँ पे क्या कर दिया, FF लिख दिया। डेस्टिनेशन मैक मतलब उसको पता नहीं है। FF का मतलब क्या होता है कि ये एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है, ये एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है। ठीक है, FF ये रिप्रेजेंट करता है। इस पैकेट को कोई भी ओपन करेगा, कोई भी डिवाइस ओपन करेगा तो वो क्या देखेगा कि ये तो एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है और इसमें जो डेस्टिनेशन आईपी लगा हुआ है वो मेरा नहीं है, तो वो उसको डिनाई कर देगा और वो जिसका डेस्टिनेशन आईपी मैच करेगा ये पैकेट सिर्फ उसी को मिलेगा। ठीक है, ये पैकेट बन गया, ये हमारे पैकेट के कंटेंट है। अब ये पैकेट क्या होगा, ये पैकेट यहाँ से, ये जो पैकेट बना है ये जाएगा यहाँ से वाया स्विच 1, स्विच 2 के पास जाएगा इस वाले लिंक पे, स्विच 1 के पास, स्विच 2 के पास गया, इसके बाद किसको रिसीव होगा, स्विच 2 को, सॉरी हमारा कौन सा है, 1.2 को रिसीव होगा। जैसे ही ये पैकेट 1.2 को रिसीव हुआ, 1.2 को जैसे ही रिसीव हुआ वैसे ही 1.2 इस पैकेट को क्या करेगा, ओपन करके देखेगा और इसमें क्या देखेगा कि भाई इसमें तो सारी डिटेल मेरी लिखी गई है, बट जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है वो क्या है, ये एक किस टाइप का पैकेट है, ये एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट है। इसका मतलब जिसका सोर्स 1.1 है, जो PC H1 है, वो क्या मांग रहा है, मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है। क्या मांग रहा है, मेरा मैक एड्रेस मांग रहा है। अब क्या करेगा, इसी तरह से ये वाला जो PC है ये एक इस पैकेट को मॉडिफाई करेगा। अब सेम कंटेंट होंगे लेकिन क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा। सोर्स आईपी इस बार क्या होगा, 1.2, सोर्स मैक क्या होगा, OB। ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 1.2, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, सॉरी डेस्टिनेशन आईपी होगा 1.1। ठीक है, क्योंकि हमें कहाँ पैकेट भेजना है, H1 को ये रिप्लाई भेज रहा है आपका। ठीक है, तो पहले रिक्वेस्ट आई थी कि मुझे मैक एड्रेस बता दो, अब रिप्लाई बना रहा है हमारा कौन, H2 रिप्लाई बना रहा है और वो क्या दे रहा है, अपना मैक एड्रेस बता रहा है पैकेट के अंदर। ठीक है, तो डेस्टिनेशन मैक ऑलरेडी हमारे पास था OA। ठीक है, तो ये पैकेट जनरेट होगा H2 के पास से और ये पैकेट जनरेट होकर के H2 किसको भेजेगा। ठीक है, अब जो ये पैकेट जनरेट हुआ है यहाँ पे, इसको ये पैकेट जाएगा किसके पास में, हमारे ये पैकेट यहाँ से चलेगा और यहाँ से जाएगा इसके पास। ठीक है, अब क्या करेगा, हमारा H1 जो है, जो डेस्कटॉप पे, वो देखेगा कि भाई मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास किसका एड्रेस आ गया, 1.2 का क्या आ गया, मैक एड्रेस आ गया। ठीक है, 1.2 का मैक एड्रेस आ गया। अब क्या करेगा ये, इसको, अब एक बात और बताता हूँ, जब हमने ये वाला फर्स्ट पैकेट यहाँ से भेजा था, जब हमने यहाँ से ये फर्स्ट पैकेट भेजा था ना, तो ये कहाँ पे हो गया था, यहाँ जा कर के ड्रॉप हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ था। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। आर्प का जो फर्स्ट पैकेट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, इसने जो H2 PC था उसने ये पैकेट जनरेट किया अपनी तरफ से, नया पैकेट बनाया और फिर वो सेंड किया किसको, H1 को। यहाँ पे H1 को जैसे ही सेंड किया, H1 के पास क्या आ गई, अभी मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आ गई। पहले उसके पास मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो उसने क्या लिखा था, FF। अब उसके पास क्या है, मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। अब क्या होता है कि अब ये दोनों PC आपस में
सक्सेसफुली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में बताया है, ठीक है। दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हमने इतने प्रैक्टिकल करे, कभी भी हम किसी भी डिवाइस को यहाँ से एक एंड से दूसरे एंड पे पिंग करते थे, तो हमेशा आपने देखा होगा कि फर्स्ट पैकेट हमारा क्या होता था, हमेशा ड्रॉप। उसके बाद वाले पैकेट क्या होते थे, सक्सेसफुल। आपने ये देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा है तो आप कोई प्रैक्टिकल करो तो ये चीज़ देख सकते हो। जो फर्स्ट पैकेट जो ड्रॉप होने का रीज़न होता है वो यही रीज़न है। हमारा फर्स्ट पैकेट ड्रॉप इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास नेक्स्ट पीसी की या नेक्स्ट होस्ट की किसी भी तरह की मैक इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दैट्स वाई ये फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ। और जब उसके पास रिप्लाई इसने भेज दिया और हमारे डेस्कटॉप के पास में H1 के पास में मैक की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद जितने भी पैकेट गए वो सक्सेसफुल हुए। क्लियर? जितने भी पैकेट गए वो सक्सेसफुल हो गए। करेक्ट? तो ये है आर्प की स्टोरी। मैं इसको आर्प की स्टोरी बोलता हूँ क्योंकि स्टोरी की तरह है और इसको स्टोरी की तरह ही लें, ठीक है। अब स्टोरी की तरह ही लेना पड़ेगा आपको ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे और ये याद भी रहे। H1 को पहले पता नहीं था। H1 ने क्या करा, एक ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट किया जो किसको रिसीव हुआ, H2 को। H2 ने क्या करा, उस पैकेट को ड्रॉप करके शो कर दिया कि भाई ये ड्रॉप हो गया। फिर H2 ने क्या करा, एक रिवर्स रिप्लाई पैकेट जनरेट किया आपका। उस रिप्लाई पैकेट में क्या करा, अपना मैक एड्रेस बता दिया और वो रिप्लाई पैकेट किसको मिल गया, जिस 1.1 को मिल गया। 1.1 ने जब देखा कि भाई मेरे पास 1.2 से रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई के अंदर क्या है, मेरा मैक एड्रेस मुझे मिल रहा है 1.2 का, तो पीसी ने क्या करा, उसकी एंट्री अपने पास रख ली सेव। अब जो नेक्स्ट पैकेट जनरेट हुआ तो जब उसके पास मैक एड्रेस आ चुका तो वो ऑटोमेटिक सारे पैकेट भेजने लगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये है आर्प रिक्वेस्ट का फंडा। अब इसको बोलते हैं आर्प, ठीक है। अब आप वापस चलते हैं एसटीपी पे। हाँ हाँ, अगर उन्होंने ड्रॉप किया नहीं, वो अपना मैक एड्रेस कभी नहीं भेजेंगे क्योंकि ये पैकेट किसके लिए बना हुआ था, 1.2 के लिए। ये पैकेट 1.2 के लिए जनरेट हुआ था, इसलिए इसमें मैक एड्रेस, मतलब बाकी अदर यूज़र जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे यार, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन ही मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये है आपका फंडा। वापस से हम क्विकली एसटीपी पे चल देते हैं। अब एसटीपी पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम 2 लिंक लगा देते हैं तो लूप कैसे जनरेट होता है, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन यही था, H1 सेंड्स एन आर्प रिक्वेस्ट बिकॉज इट्स लुकिंग फॉर मैक एड्रेस ऑफ H2। मैंने जैसा बताया कि H2 का मैक एड्रेस सर्च करने के लिए आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होती है एक। एन आर्प रिक्वेस्ट इज़ एन ब्रॉडकास्ट फ्रेम। आर्प रिक्वेस्ट क्या होती है, एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम होता है। नाउ switch one forward this broadcast frame on all the interface expect the interface where it received from। तो ये स्विच का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर एक और होता है कि जहाँ से पैकेट सेंड किया गया है वहाँ पे इस पैकेट को मतलब रिसीव नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि स्विच 1 विल फॉरवर्ड दिस ब्रॉडकास्ट फ्रेम। कोई भी ब्रॉडकास्ट अगर फॉरवर्ड करता है ना स्विच अपने एंड से, यहाँ से अगर F0/0 से फॉरवर्ड किया ना ब्रॉडकास्ट फ्रेम, तो इस पर ब्रॉडकास्ट रिसीव नहीं करेगा कभी भी। बाकी अदर जितने भी स्विच है ना, इसको ब्रॉडकास्ट मिलेगा, इसको ब्रॉडकास्ट मिलेगा, ठीक है, और इसको मिलेगा, मतलब ऐसे मिलेगा इसको और इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो समझाने की बात इतनी सी है कि मान लो यहाँ से गई एक आर्प रिक्वेस्ट इस पोर्ट से। अब इसने क्या करा, ये गई इस स्विच के अंदर इससे। अब इस स्विच का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि भाई सबको ब्रॉडकास्ट भेजो। वो क्या करेगा, स्विच इसको भी भेजेगा, स्विच इसको भी भेजेगा, और ऐसे करके क्या जाएगा, इस स्विच के पास जाएगा। अब ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच भी वही जानता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सबको ब्रॉडकास्ट करो। तो इस स्विच 1 पे जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे वो उनको क्या करेगा, ये नीचे भी भेजेगा इधर, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से घुमा के फिर वापस भेज देगा। तो इसे बोलते हैं लूप। अब क्या हुआ, यहाँ से वही सेम ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव हो गया और आपने वापस यहाँ से छोड़ दिया उस ब्रॉडकास्ट फ्रेम को, और फिर इसमें गया, फिर इस स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया और फिर यहाँ पे छोड़ दिया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया एक लूप। अब इस लूप को हमें ब्रेक करने के लिए हमने जो प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया है इस डायग्राम में, उसको बोलते हैं STP। ठीक है, अब STP कैसे काम करेगा उसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। और रिडंडेंट लिंक होना डेफिनेटली हमें ज़रूरी है और होना चाहिए, क्योंकि बिना सेकेंडरी केबल के, एक प्राइमरी केबल है एक सेकेंडरी है, इसके बिना आपका मतलब फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है स्विच 2 विल रिसीव बोथ ब्रॉडकास्ट फ्रेम। ठीक है, वही सेम मैंने बताया, स्विच टू के पास क्या हुआ, ब्रॉडकास्ट फ्रेम आया। ठीक है, नाउ व्हाट डज स्विच टू डू फॉर दोज ब्रॉडकास्ट फ्रेम। ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया ये वही वाली बात है। अभी हम बात करते हैं कि हाउ स्पैनिंग ट्री सॉल्व लूप। ठीक है, स्पैनिंग ट्री ने आकर के लूप को कैसे ख़त्म किया। तो स्पैनिंग ट्री विल हेल्प अस टू क्रिएट लूप फ्री टोपोलॉजी बाय ब्लॉकिंग सर्टेन इंटरफेस। लेट्स टेक अ लुक ऑफ स्पैनिंग ट्री। अब स्पैनिंग ट्री क्या करता है, जैसे ही हम प्रोटोकॉल को इनेबल करते हैं, जैसे हम प्रोटोकॉल को, मान लो मैंने स्पैनिंग ट्री इसमें एक्टिव कर दिया और इसमें भी एक्टिव कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा यहाँ पे। ठीक है, किसी भी एक पोर्ट को ब्लॉक कर देगा, तो इससे क्या होगा, एक सिंगल वायर यूज़ आएगी किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए। बाकी जो दूसरी वायर क्या होगी, एक स्टैंड बाय मोड में रहेगी हमारे पास। वो वायर कब यूज़ आएगा, वो वायर पे डेटा ट्रैवल कब करेगा, जब ये वायर डाउन जाएगा तो STP क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस पोर्ट को अप कर देगा और डेटा फ्लो इधर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ द सिनेरियो ऑफ STP। अब इस डायग्राम को ले लेते हैं। ठीक है, अब STP के लिए मैंने क्या करा, एक मैंने लूप बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, 3 स्विच लिए और आपस में तीनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर ना प्रायोरिटी होती है, एक प्रायोरिटी होती है, जो डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है 32768। ठीक है, अब स्विच 1 का मैक एड्रेस मैंने माना कि A है, और स्विच 2 का मैक एड्रेस है BBB, और स्विच 3 का मैक एड्रेस है CCC। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। अब इसी डायग्राम पे हमें क्या करना है, अपना जो प्रैक्टिकल है वो करना है। इस डायग्राम को मैं यहाँ ले लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसान रहे। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ। तो वी हैव 3 switches and you can see we have added redundancy by connecting the switches in a triangle. This also means we have a loop here. ठीक है, I have added MAC address but simplified। ठीक है, हमने ये, अगर ये 3 स्विच ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो डेफिनेटली लूप तो हो ही रहा है। ठीक है, ये श्योर है। यहाँ से कोई पैकेट भेजोगे, ये ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर ब्रॉडकास्ट करेगा, ये भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, तो कुछ भी सेंड करोगे तो लूप यहाँ पे बन रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। और अब क्या करते हैं, हम स्पैनिंग ट्री को इनेबल करेंगे। इन तीनों स्विचेस पे हम स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल करते हैं। सिंस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इज इनेबल्ड, all our switches will send a special frame on to each other called a BPDU। ठीक है, जैसे ही आप STP इनेबल करोगे तो एक जो आपके पास फ्रेम या पैकेट जो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, BPDU। ठीक है, कौन, STP प्रोटोकॉल BPDU सेंड करेगा। इन दिस BPDU देयर आर 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट स्पैनिंग ट्री रिक्वायर्ड। स्पैनिंग ट्री के पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कौन कौन सी है, मैक एड्रेस और प्रायोरिटी। मैक एड्रेस और प्रायोरिटी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हर स्विच की प्रायोरिटी होती है 32768। ठीक है, सारे स्विच की प्रायोरिटी 32768 होती है, ये है डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी। अब बात आती है द मैक एड्रेस एंड द प्रायोरिटी टुगेदर मेक अप द ब्रिज आईडी। ठीक है, मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी इज इक्वल टू ब्रिज आईडी। क्या होता है, एक STP के अंदर एक ब्रिज आईडी कैलकुलेट होती है, किसको देख करके, प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस की जो वैल्यू निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज आईडी। और इस ब्रिज आईडी के बेस पे यहाँ पे इलेक्शन होता है। ठीक है, अब कैसे होता है उसको स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं नाउ। अब मैंने क्या करा,
जैसे ही तीनों स्विच पे मैंने STP इनेबल किया, तीनों ने क्या करा, अपने अपने BPDU सेंड करे। ठीक है, BPDU का फुल फॉर्म था ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, ये है STP का पैकेट BPDU। ठीक है, नाउ स्पैनिंग ट्री रिक्वायर्ड द ब्रिज ID फॉर इट्स कैलकुलेशन। स्पैनिंग ट्री को क्या ज़रूरत होती है, एक ब्रिज ID की ज़रूरत होती है कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, अब कौन सी कैलकुलेशन, यहाँ पे क्या होता है, एक रूट स्विच डिसाइड होता है। रूट स्विच क्या होता है, मतलब ये कह सकता हूँ कि हेड ऑफ द ऑल स्विचेस। तो रूट स्विच होता है वो जो सबको कमांड देगा और सबको बताएगा कि कौन सा पोर्ट ब्लॉकिंग में रखना है आपको और कौन सा पोर्ट इनेबल रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पैनिंग ट्री विल इलेक्ट अ रूट ब्रिज। ठीक है, रूट ब्रिज किसके बेसिस पे इलेक्ट होता है, ब्रिज ID के बेसिस पे। ठीक है, तो नाउ दिस रूट ब्रिज विल बी द वन दैट हैज़ द ब्रिज ID। ठीक है, तो जो बेस्ट ब्रिज ID होगी जिसकी, ठीक है, लोएस्ट ब्रिज ID जिसकी निकलेगी वो क्या होगा, रूट ब्रिज होगा। माना कि मैंने मेरी इस वाले को मैं रूट ब्रिज बनाना है, तो मैं इसकी प्रायोरिटी क्या कर देता हूँ, 0, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, इसकी 0 कर सकते हैं, इसकी 10 कर देता हूँ, इसकी यही डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। तो इन केस ये स्विच डाउन होता है तो ये रूट ब्रिज बन जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द प्रायोरिटी इज़ 3, 2, 7, 6, 8, बट वी कैन चेंज दिस वैल्यू इफ़ वी वांट। ठीक है, प्रायोरिटी हम चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली टाइपिंग प्रायोरिटी कमांड। ठीक है, so who will become the root bridge in our example, switch 1 become the root bridge priority and MAC address। ठीक है, switch 1 क्या बनेगा, हमारा root bridge बनेगा। अब क्यों बनेगा, since the priority is on the same। ठीक है, स्विच कैसे डिसाइड करता है, स्विच इसका क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि पहले चेक करी जाती हैं सारे स्विचेस की प्रायोरिटी। अगर सबकी प्रायोरिटी सेम है तो फिर क्या चेक होता है, मैक एड्रेस ABC। ठीक है, तो लोवेस्ट मैक एड्रेस कौन सा हुआ, लोवेस्ट टू लोवेस्ट कौन सा हुआ हमारे पास, A। ठीक है, मतलब अभी हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें मैक एड्रेस की एक कैलकुलेशन होती है और वैल्यू निकाली जाती है, जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना वो वाला वो बन जाता है। ठीक है, रूट बन जाता है वो स्विच। अब स्विच 1 हैज़ द लोवेस्ट मैक एड्रेस, दस द बेस्ट ब्रिज ID एंड विल बिकम द रूट ब्रिज। ठीक है, तो जिसके ब्रिज ID बेस्ट होगी, अब सबसे बेस्ट किसकी निकली है, हमने माना कि हमारा A जो है हमारा क्या है, रूट, ये हमारा रूट ब्रिज है, सॉरी रूट स्विच है। ठीक है, ये हमारा रूट स्विच बन गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। ठीक है, प्रायोरिटी सब में सेम थी, मैक एड्रेस जिसका लोएस्ट था वो प्रेफर्ड होता है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो जो क्या निकला, ब्रिज ID निकली। जो ब्रिज ID निकली उस ब्रिज ID के बेसिस पे रूट स्विच बना दिया गया स्विच 1 को। अभी इतना इसको नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि हमारे पास एक रूट स्विच है। ठीक है, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। द पोर्ट्स ऑन द रूट ब्रिज आर ऑलवेज डेजिग्नेटेड विच मीन्स दे आर इन फॉरवर्डिंग स्टेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा रूट स्विच है ना, ये वाला, इसके जितने भी पोर्ट्स हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये हमेशा किस स्टेट में रहते हैं, फॉरवर्डिंग। ठीक है, ये हमेशा फॉरवर्ड रहेंगे, कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे ये पोर्ट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि रूट जो स्विच होता है उसके सारे पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं, ना कि ब्लॉकिंग स्टेट में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो D के अंदर, D का मतलब है डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था डेजिग्नेटेड पोर्ट मतलब फॉरवर्डिंग में है। ठीक है, तो नाउ ये क्या हो गया, हमारा एक तरह का किंग हो गया स्विच 1। ठीक है, और इसके जो दोनों पोर्ट हो गए वो क्या हो गए, फॉरवर्डिंग स्टेट में और वर्किंग स्टेट में। अब बात करते हैं, अबव यू सी दैट स्विच 1 हैज़ बीन इलेक्टेड एज द रूट ब्रिज एंड द D मीन्स क्या होता है, D ऑन द इंटरफेस स्टैंड फॉर डेजिग्नेटेड। नाउ वी हैव एग्रीड ऑन द रूट ब्रिज, आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर ऑल नॉन रूट ब्रिजेस, सो दैट्स एवरी स्विच। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रूट ब्रिज है तो ये क्या हो गया, बाकी जितने भी स्विचेस हैं वो क्या हो गए, नॉन रूट ब्रिज हो गए। ये भी नॉन रूट हो गया और ये भी नॉन रूट स्विच हो गया। ठीक है, तो
बाकी सब क्या हो गए, नॉन रूट ब्रिज हो गए। अब we'll have to find the shortest path to our root bridge. The shortest path to the root bridge is called root port. अब क्या होता है, हमारा ये जो है, ये स्विच वन जो है हमारा रूट ब्रिज है। अब रूट ब्रिज तक पहुंचने का किसी भी स्विच से, ठीक है, माना कि मैंने कोई यूज़र स्विच 3 से कनेक्टेड है, तो अब उसको क्या करना है, रूट ब्रिज तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा स्विच 3 के लिए। यहाँ से जाएगा तो क्या आ रहा है, एक स्विच आ रहा है और दूसरा लिंक आ रहा है, तो ये क्या लंबा रास्ता है, और ये कौन सा है, ये शॉर्टकट है क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे। तो इसको क्या बोलते हैं हमेशा, रूट पोर्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, द शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज इज कॉल्ड रूट पोर्ट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाले पोर्ट थे आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट, और ये कौन सा है, रूट पोर्ट। ठीक है, जो पोर्ट रूट से कनेक्ट करता है आपको, उसको बोलेंगे हम रूट पोर्ट। तो ये दोनों हमारे कौन से हो गए, रूट पोर्ट, और ये हमारे दोनों हो गए डेजिग्नेटेड पोर्ट, क्योंकि ये खुद एक रूट स्विच है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे दोनों पोर्ट क्या हो गए, रूट पोर्ट। ठीक है, अब बात आती है आगे। I have put an R on root port on switch 2 and switch 3. Their F0/0 interface is the shortest path to get to root bridge. In my example, I have kept things simple. ठीक है, spanning tree path and all. It will actually look at the speed of the interface. Each interface has a certain cost, and the path with the lowest cost will be used. So here's an overview of interface and their cost. ठीक है, तो अगेन कॉस्ट हमने जो पढ़ी थी OSPF के अंदर, सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक कॉस्ट डिसाइड हो रही है। ठीक है, एक कॉस्ट हम मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। हर लिंक की अलग अलग कॉस्ट होती है। लेट्स से मेरे पास एक 10 Mbps का पोर्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 100। अगर मेरे पास 100 Mbps का पोर्ट है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 19। और अगर 1 Gbps का पोर्ट है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 4। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये एक 10 Mbps वाला लिंक हो, ये वाला, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100, क्योंकि दोनों साइड 10 Mbps पे चल रहा है। और इसकी कॉस्ट अगर मान लो ये 100 Mbps पे चल रही है ये वाला लिंक, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, 19। और ये अगर 1 Gbps का लिंक है तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 4। ठीक है, तो इस कॉस्ट के बेसिस पे अब आगे की बात होगी। आई थिंक अब तक सब क्लियर होगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन रूट ब्रिज एंड रूट पोर्ट्स ऑन आवर नॉन रूट ब्रिजेस। वी स्टिल हैव अ लूप, हाउएवर वी नीड टू शट डाउन अ पोर्ट बिटवीन। ठीक है, अब जब डेजिग्नेटेड पोर्ट अलॉट हो गए, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। वी हैव डेजिग्नेटेड पोर्ट ऑन रूट ब्रिज एंड रूट पोर्ट्स ऑन नॉन रूट ब्रिजेस। ठीक है, नॉन रूट ब्रिजेस पे क्या है हमारे, ये रूट पोर्ट हो गए और ये हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गए। तो वी स्टिल हैव लूप। ठीक है, अभी भी हमारे क्या है, लूप है। सो नाउ वी नीड टू शट डाउन पोर्ट बिटवीन स्विच 2 and 3। तो जो हमारा 2 and 3 के बीच में जो पोर्ट है, इसको हम क्या करेंगे, शट डाउन। अगर हमें लूप को हमें क्या करना है, अवॉइड, मतलब लूप ना बने इस डिज़ाइन में। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये कर सकता हूँ, शट डाउन कर सकता हूँ। शट डाउन अ पोर्ट बिटवीन स्विच 2 and स्विच 3 टू ब्रेक द लूप, राइट। सो विच पोर्ट आर यू गोइंग टू शट डाउन। ठीक है, अब हमें कौन सा पोर्ट शट डाउन करना चाहिए, स्विच 2 and स्विच 3 के बीच में। ठीक है, लेट्स लुक इट। अब ये क्या होता है, ये भी किस पे होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिज आईडी के बेस पे होगी ये चीज़ भी। ठीक है, तो ब्रिज आईडी किसके इक्वल होती है, मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी इज इक्वल टू ब्रिज आईडी। तो ब्रिज आईडी लोअर इज बेटर ऑलवेज। ठीक है, लोअर ब्रिज आईडी इज बेटर। बोथ स्विचेस हैव द सेम प्रायोरिटी बट द मैक एड्रेस ऑफ स्विच 2 इज लोअर। ठीक है, जो दोनों स्विचेस हैं हैव द सेम प्रायोरिटी, दोनों की सेम प्रायोरिटी,
थी, बट मैक एड्रेस क्या था दोनों का? दोनों का क्या था? अब क्या होगा, फिर से वही वाली बात है, वापस प्रायोरिटी मैच होगी स्विच 2 और 3 की। अब प्रायोरिटी यहाँ पे सेम है। अब बात आती है मैक एड्रेस की, तो लोवेस्ट मैक एड्रेस किसका पड़ेगा? बी का। तो बी क्या करेगा? जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस पड़ेगा वो क्या करेगा, ये देखते हैं। तो इट मीन्स दैट स्विच 2 विन द बैटल, क्योंकि इसका लोएस्ट मैक एड्रेस है। स्विच 3 विल लूज अवर बैटल हियर, विच मीन्स इट विल हैव टू ब्लॉक इट्स पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है, स्विच 3 का बड़ा मैक एड्रेस था, तो क्या हुआ, स्विच 3 के अपने इस पोर्ट को बंद करना पड़ा, शट डाउन करना पड़ा। ठीक है, अब इस पोर्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ए से रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट बोलते हैं इसको हम, हाँ ऑल्टरनेट पोर्ट। ठीक है, इफ़ यू लुक एट द लिंक बिटवीन स्विच 2 एंड स्विच 3 यू कैन सी दैट द FA1/0 इंटरफेस ऑन स्विच 3 इज़ A विच स्टैंड फॉर ऑल्टरनेट पोर्ट। तो ये क्या हो गया, एक तुम्हारा ऑल्टरनेट पोर्ट हो गया, और इसको क्या कर दिया गया, टेम्परेरी डाउन। किससे? इस एंड से STP ने कर दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, किसी ने और ने नहीं करा, ना कोई एडमिन ने, ना कोई और ने। STP ऑटोमेटिक एक पोर्ट को डाउन करता है सो दैट वी कैन अवॉइड द लूप। और इस पोर्ट को बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट, जिसको ब्लॉक किया गया टेम्परेरी। ठीक है, एन alternate port is blocked. Sometime the alternate port is also called non-designated port. ठीक है, by shutting down this interface we have solved the loop. ठीक है, लूप का प्रॉब्लम हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, now because of the default priority 32768 the tie breaker for selecting the root bridge is MAC address। ठीक है, जब भी इस तीनों स्विचेस की डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सेम होती है तो मैक एड्रेस के बेस पर डिसीजन लेते हैं स्विच, और एक रूट स्विच डिसाइड करते हैं। STP प्रोटोकॉल एक रूट स्विच डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग बाकी सारे पोर्ट की स्टेट चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि यार अगर आपके पास कोई पुराना स्विच है तो उसका तो लोअर मैक एड्रेस होगा, और आप जो नया स्विच लेके आए हो उसका क्या रहता है, हमेशा हायर मैक एड्रेस। एक 10 साल पुराना स्विच है, उसका मैक एड्रेस क्या होगा, बहुत पुराना होगा और बहुत लोअर होगा। और 10 साल बाद नया स्विच आएगा, उसका क्या होगा, उसका डेफिनेटली बड़ा होगा मैक एड्रेस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल उस स्विच नया जो हमारा स्विच आएगा उस पर जाके प्रायोरिटी को चेंज कर दो, प्रायोरिटी को 0 100 जो भी करना है बट उससे लो कर दो, और उसकी प्रायोरिटी क्या कर दो 32768 बस। इससे क्या होगा, जो आपका नया स्विच होगा वो बन जाएगा रूट, और जो पुराना स्विच होगा वो क्या बन जाएगा, नॉन रूट स्विच। ठीक है, अब बात आती है पोर्ट की स्टेट्स। जो हमारा पोर्ट होता है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, सॉरी STP की कितनी स्टेट्स होती हैं, STP मतलब किस तरह से काम कर रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर स्पैनिंग ट्री स्टोरी एंड फर्दर एनहेंस योर नॉलेज। इफ़ यू हैव प्लेड with some Cisco switches before you might have noticed that every time you plug in a cable or lead LED above the interface was orange। ठीक है, जो LED लगी रहती है ना, जो उसका बिहेवियर होता है स्विच के ऊपर। अब क्या बिहेवियर होता है, उसके 2-3 कलर होते हैं, एक एम्बर होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो मोस्टली एम्बर और ग्रीन ही हम वो करते हैं। तो LED above the interface was orange and after a while इट बिकम ग्रीन। सबसे पहले जैसे आप केबल लगाते हो तो पहले क्या रहता है, वो एम्बर होता है, एम्बर बोल लो या ऑरेंज होता है। ऑरेंज होने के बाद क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। एज सुन एज यू प्लग इन केबल, जैसे आप केबल प्लग करोगे तो क्या होगा, जो हमारा पोर्ट होता है ना उसकी स्टेट्स होती हैं। स्विच के अंदर जो पोर्ट होता है उसकी कुछ स्टेट होती है, लिसनिंग, लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग। अब जो लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग स्टेट में क्या करता है, हमारा पोर्ट लिसन कर रहा होता है। लिसन करना मतलब सुन रहा होता है। ठीक है, लिसनिंग मोड फॉर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड तक लिसनिंग मोड में रहता है। ठीक है, इन दिस फेज
इट विल रिसीव एंड सेंड BPDUs, ठीक है। इसमें क्या करता है, BPDUs एक्सचेंज हो रहे होते हैं, स्टिल नीदर लर्निंग मैक एड्रेस, और कोई डेटा, यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसमिशन भी नहीं हो रहा होता है इस लिसनिंग स्टेट में, और ना ही मैक एड्रेस को लर्न किया जा रहा होता है, ठीक है। ना कोई मैक एड्रेस टेबल क्रिएट हो रही होती है, ना मैक एड्रेस लर्न हो रहा होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सिंपल BPDUs सेंड होते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द पोर्ट इज़ इन लर्निंग मोड फॉर नेक्स्ट 15 सेकेंड, ठीक है। पोर्ट किस में चला जाता है, लर्निंग मोड में चला जाता है। लिसनिंग के बाद लर्निंग मोड में जाता है। लर्न में क्या करता है कि वी आर स्टिल सेंडिंग एंड रिसीविंग BPDUs, बट नाउ इस बार क्या हो रहा होता है, लर्निंग मोड में क्या होता है, मैक एड्रेस को लर्न कर रहा होता है, ठीक है, बट डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होता। जो भी मैक एड्रेस होता है उसको लर्न कर रहा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉरवर्डिंग। नाउ जैसे ही फॉरवर्डिंग स्टेट में हमारा पोर्ट जाता है, यहाँ पे हो जाती है ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट आती है पोर्ट पे, और क्या लिखा रहता है, फॉरवर्डिंग मोड एंड फाइनली वी कैन स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डेटा। और हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन शुरू कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने एक यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, केबल कनेक्टेड, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग। ब्लॉकिंग का मतलब 20 सेकेंड, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या रहता है, ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। केबल लगाएगा, यहाँ पे केबल जैसे आप लगाओगे ना एक बंद पोर्ट के अंदर, तो पहले स्टार्ट ही लिसनिंग से होगा, ठीक है। मतलब 15 सेकेंड, मतलब आपको एक पोर्ट को आप करने में कितने सेकेंड लग रहे हैं, 30 सेकेंड। तो एक स्विच एक पोर्ट को आप करने में कितनी देर लगा रहा है, 30 सेकेंड। अब इसके भी कुछ मतलब कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, बहुत सारे इसके लिए प्रोटोकॉल बने हुए हैं इसको फास्ट करवाने के लिए कि ये 30 सेकेंड भी ना ले। क्योंकि अगर एक रियल टाइम नेटवर्क की बात करूँ, किसी कोई बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है, जैसे आप लेट्स से कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है आपके ऑफिस में, और सडनली आपका स्विच है जो आपने आपके केबल में फॉल्ट आ गया, आपने सेकंड केबल लगाई, या फिर आपकी सेकेंडरी केबल पे स्विच किया राउटर ने, स्विच ने, ठीक है। जैसे आपकी सेकेंडरी केबल पे स्विच किया प्राइमरी केबल को छोड़ के, तो फिर तो वो 30 सेकेंड तक, या फिर हमने कोई नई केबल प्लग करी तो वो 30 सेकेंड तक तो लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग ही करता रहेगा। 30 सेकेंड तक तो मीटिंग ही, मतलब मीटिंग में जो भी लोग बैठे होंगे वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी और सॉल्यूशन है हमारे पास इस चीज़ से बचने के लिए। तो फ़िलहाल ये जर्नल से बात थी, जो बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगरेशन इस पर नहीं करूँगा, मेरे पास कोई स्विच अवेलेबल नहीं है स्पैनिंग ट्री के लिए, ठीक है। इसके लिए GNS3 वगैरह करना पड़ेगा, और हम पैकेट ट्रेसर में मैं ट्राई कर लेता हूँ अगर होता है तो, ठीक है। बट बाकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, मेन कंसेप्ट था, कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमांड बहुत सिंपल सी हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब स्पैनिंग ट्री की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कमांड क्या चलेगी, शो स्पैनिंग ट्री चली। जैसे आप शो स्पैनिंग ट्री चलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ओके आपको क्या दिखेगा, मैंने क्या करा है, ये आपको इसलिए दिख रहा है अभी जो आपको शो स्पैनिंग ट्री स्विच 1 पे जाके चलाई ना मैंने, तो मुझे ये जो यहाँ पे आ रहा है, मेरे को क्या दिखेगा, एक टेबल आएगी मेरे सामने। अब इस टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे देख सकते हो आप। क्या आएगा, रूट आईडी आएगी, प्रायोरिटी आएगी आपके स्विच की 32768। फिर क्या आएगा, मैक एड्रेस आएगा। उसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट आएगी लिंक की। कौन से लिंक की, जो दूसरा लिंक आपके कनेक्टेड है दूसरे स्विच से, 0/17, ठीक है। नाउ इसका हेलो टाइम आएगा 2 सेकेंड, मैक्स एज टाइम होता है 20 सेकेंड, और फॉरवर्ड डिले होता है 15 सेकेंड, ठीक है। इसके अलावा अगेन वही ब्रिज आईडी आ गई, ब्रिज आईडी और पैरिटी आ गई, ठीक है, 32768। नाउ पैरिटी इज़ 32768, और इसका भी एक मीनिंग होता है sys id ext1, ठीक है। तो इसको काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं इसको समझाने लगा तो। और मैक एड्रेस आता है हमारा, ये इन्फॉर्मेशन आती है। मेन इन्फॉर्मेशन ये आती है कि भाई मेरे स्विच के अंदर 0/14 जो पोर्ट है वो क्या कर रहा है, और 0/17 जो पोर्ट है वो क्या कर रहा है।
अब आप देख सकते हो कि हम किस पे थे, स्विच 1 पे। ठीक है, तो स्विच 1 पे क्या है, एक पोर्ट तो क्या है, एक्चुअली ये मे भी गलत दे रखी है, तो क्योंकि स्विच 1 को हमने पिछले सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या बनाया था, हमने रूट पोर्ट बनाया था। अब रूट पोर्ट के जो दोनों होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड होने चाहिए, और उसके सामने वाले क्या होने चाहिए, रूट पोर्ट होने चाहिए, और एक ब्लॉकिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, तो जस्ट इग्नोर फॉर नाउ। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, इंटरफेस का आईडी देख सकते हो, इंटरफेस का रोल देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, और क्या कर रहा है, और क्या है, रूट। एक दूसरा जो 17 है वो क्या है, एक रूट पोर्ट है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हो, शो स्पैनिंग ट्री कमांड में। तो ये भी वही बता रहा है कि देखो आपको यहाँ पे रूट आईडी दिखेगी, प्रायोरिटी दिखेगी, कॉस्ट दिखेगी, ईथरनेट की आईडी दिखेगी। अब ये सिस आईडी वाला जो कॉन्सेप्ट है शायद इसने कवर किया हुआ है। द सिस आईडी वैल्यू दैट यू सी इन द VLAN नंबर, द प्रायोरिटी इज 32768 बट स्पैनिंग ट्री विल ऐड द VLAN नंबर। ठीक है, बट द स्पैनिंग ट्री विल ऐड द VLAN नंबर, सो वी एंड अप विद प्रायोरिटी वैल्यू 32769। क्या होता है, 32768 प्लस 1 हो गया। प्लस 1 किस चीज़ का हुआ, जो VLAN की हमारी क्या है, VLAN नंबर होता है ना जो, वो ऐड हो जाता है। तो टोटल प्रायोरिटी कितनी होती है, 32769। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन सी द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस भी हमें दिख रहा है यहाँ पे 3600 वाला। ठीक है, तो ये क्या, जो सिस ID 1 जो शो कर रहा है, ये क्या है, VLAN नंबर है आपका 1। अब टाइमर की बात करते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ टाइमर दिख रहे थे यहाँ पे, हेलो टाइमर, मैक्सेज टाइमर, फॉरवर्ड डिले टाइमर। अभी क्या होता है, हेलो टाइम। हेलो टाइम मतलब हर 2 सेकंड में क्या करेगा, एक स्विच दूसरे को बताएगा कि हेलो आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। ठीक है, एक दूसरे स्विच क्या आपस में बात करते रहेंगे, सारे BPDU पैकेट सेंड होते रहेंगे, हेलो पैकेट सेंड होते रहेंगे हर 2 सेकंड में। ठीक है, अगर किसी का पैकेट, किसी का हेलो पैकेट नहीं आ रहा है काफ़ी देर से, उसका फिक्स टाइम होता है, एक डेड टाइम होता है, डेड इंटरवल होता है। अगर वो उतने सेकंड तक नहीं आता तो फिर उस डिवाइस को डेड मान लिया जाता है। नाउ मैक्स एज की बात कर लेते हैं। इफ़ वी डोंट रिसीव BPDU फॉर 20 सेकेंड, वी नो समथिंग हैज़ चेंज इन द नेटवर्क एंड वी नीड टू रीचेक द टोपोलॉजी। अब क्या होता है, अगर 20 सेकंड तक कोई भी BPDU रिसीव नहीं हुआ तो एक मैक्स एज टाइमर होता है इसके अंदर, STP के अंदर। वो क्या करता है, वापस से एक रूट ब्रिज को डिसाइड किया जाता है। वापस से क्या होता है, नेगोशिएशन होता है सारे स्विचेस के बीच में, अपने प्रायोरिटी और मैक एड्रेस को देखते हुए फिर से एक नया रूट ब्रिज इलेक्ट होगा और अपने अपने सारे पोर्ट की स्टेट्स को चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू रूट ब्रिज। करेक्ट। अब नेक्स्ट एक और टाइमर है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिले टाइमर, विच इज़ 15 सेकेंड। सो दिस टाइमर इज़ यूज फॉर लिसनिंग एंड लर्निंग स्टेट। लिसनिंग और लर्निंग स्टेट में काम आता है। वी रिमेन इन ईच स्टेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ फॉरवर्ड डिले विच इज़ 15 सेकेंड। तो लिसनिंग स्टेट और लर्निंग स्टेट मैंने बताई थी, वो कितनी सेकेंड की होती थी, 15 + 15 टोटल 30 सेकेंड की होती थी। नाउ एक यहाँ पे देखा था आपने, स्टेटस क्या है, फॉरवर्डिंग मतलब क्या है, FWD मतलब फॉरवर्डिंग में है ये दोनों पोर्ट। ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ द शो स्पैनिंग ट्री कमांड हो गया हमारे पास, डन हो गया। नेक्स्ट वापस स्विच 2 पे मैंने शो स्पैनिंग ट्री चलाई है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल नहीं कर सकता, बट हाँ आप शो स्पैनिंग ट्री चला के यहाँ पे ये देख सकते हो कि एक पोर्ट क्या दिखा रहा है, ऑल्टरनेट, ALTN ये लिखा हुआ आ रहा है, ऑल्टरनेट पोर्ट है, और किस स्टेट में है, ब्लॉकिंग, BLK मतलब ब्लॉकिंग में है, FWD मतलब फॉरवर्डिंग में है। तो प्रायोरिटी इज़ द सेम, बाकी सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्विच 3 की बात कर लेता हूँ। स्विच 3 पे क्या है, स्विच 3 यहाँ पे जो ये हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, इसमें स्विच 3 हमारा क्या है, एक रूट ब्रिज है। अब कैसे मालूम पड़ता है ये यहाँ पे, आप यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आती है, शो स्पैनिंग ट्री, जैसे ही चलाओगे ना यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि क्या है ये, दिस ब्रिज इज़ द रूट, ये एक रूट ब्रिज है।
और इसके दोनों पोर्ट क्या हैं, फॉरवर्डिंग स्टेट में। ठीक है, ये भी देख सकते हो, बट ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक रूट ब्रिज है, रूट स्विच है। ठीक है, इससे हमें मालूम पड़ जाएगा शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाते ही कि ये रूट है। अब आगे चल लेते हैं। तो सारी चीज़ें वहीं से फिर से डिफाइन करी हुई है। एक कमांड और है, शो स्पैनिंग ट्री पाइप सेक्शन बीइंग ब्रिज आईडी, जस्ट इग्नोर इट फॉर नाउ। ठीक है, तो ये है हमारा एसटीपी का फंडा। अब एसटीपी की थोड़ी सी कॉस्ट की कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीवीएसटी बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ एसटीपी पे चलते हैं आज, क्योंकि मुझे इसके बाद एचएसआरपी और वीआरआरपी भी कवर करना है। राइट, तो हम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट की बात करते हैं। लिंक के बीच में जो कॉस्ट थी 419 एंड 100। अब जो टोपोलॉजी है वो ये वाली है। मान लेते हैं कि हमारे पास स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 से कनेक्टेड है और स्विच 4 से कनेक्टेड है, 5, 6 ये ऐसे कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, सेम डायग्राम है। और बट हमारा स्विच 1 क्या है, रूट। यहाँ पे ये क्या हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट सारे क्या हो गए, नॉन रूट, अगर एक जना रूट बन गया तो। अब लिंक देखो आप, यहाँ पे 10 Mbps का है, 100 Mbps का है, 100 का है, 1000 का है, 100 का है, 10 का है। तो हमने कॉस्ट पढ़ी थी 10 Mbps की लिंक की कॉस्ट है 100 Mbps की कॉस्ट है 19, 1000 की है 4। इन द पिक्चर अबव वी हैव लार्जर नेटवर्क विद मल्टीपल स्विचेस। यू कैन ऑल्सो सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, 10, 100, 1000। आपके स्विच 1 इज़ ऑन द टॉप ऑफ द रूट ब्रिज है हमारा स्विच 1। सो ऑल डिवाइसेस आर नॉन रूट। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस हैं वो क्या हैं, नॉन रूट हैं। एंड वी नीड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रूट ब्रिज। अब सवाल ये है कि इसके तो दोनों पोर्ट हो गए डेजिग्नेटेड, क्योंकि क्या है ये, रूट स्विच। अब हमें बाकी के अदर पोर्ट अब डिसाइड करना है कि यहाँ पे लूप कैसे अवॉइड होगा, कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा, कौन सा पोर्ट फॉरवर्ड होगा, किसके डिसाइड करने हैं, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 और स्विच 5। अब स्पैनिंग ट्री यूजेस कॉस्ट टू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। स्पैनिंग ट्री क्या करता है, कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेता है कि मैं रूट ब्रिज तक कितना फास्ट जाऊँगा, मतलब रूट ब्रिज तक कैसे पहुँचा जा सकता है। ठीक है, तो लोअर द कॉस्ट और मतलब प्रेफरेबल द राउट, आई कैन से लाइक दैट। ठीक है, इन द BPDU फील्ड यू कैन से रूट पाथ कॉस्ट। तो BPDU का जो हमारा फील्ड होता है, पैकेट होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक फील्ड होता है रूट पाथ कॉस्ट के नाम से। ठीक है, दिस इज़ वेयर ईच स्विच विल इंसर्ट द कॉस्ट ऑफ इट्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो होता है रूट पाथ कॉस्ट, BPDU के अंदर एक इन्फॉर्मेशन लगती है। रूट पाथ कॉस्ट एक फील्ड होता है जिसके अंदर क्या मेंशन किया जाता है, कॉस्ट मेंशन करी जाती है एक पर्टिकुलर लिंक की। ठीक है, तो वंस द स्विच फाउंड आउट which switch is declared as a root bridge, we will look for the shortest path to get there. BPDUs will flow from the root bridge downwards to all switches. क्या बोल रहा है ये, once the switch found out which switch is declared as a root, स्विच को ये मालूम पड़ जाता है कि भाई कौन रूट है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, BPDU का फ्लो होता है और क्या होता है, ये डिसाइड होता है कि भाई ब्रिज तक, रूट ब्रिज तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा वाला है। ठीक है, क्या फ्लो होता है BPDU। आगे चल लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया था, अगर ये रूट है तो इसके ये क्या होगा, डेजिग्नेटेड। ये क्या होगा, डेजिग्नेटेड। अब क्या होगा, स्विच 2 ने क्या करा, इलेक्शन, स्विच 2 क्या है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है रूट से, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा पोर्ट हो गया, रूट पोर्ट। ये हो गया रूट पोर्ट। ठीक है, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ना रूट पोर्ट, रूट ब्रिज से, वो क्या होता है, रूट पोर्ट। ये भी रूट पोर्ट है, ये भी रूट पोर्ट है, ये भी रूट पोर्ट है। आगे चलते हैं। स्विच 2 विल यूज़ डायरेक्ट लिंक टू स्विच 1
as it's a root port since this is a 100 Mbps interface. Okay, and has a cost of 19. It will forward BPDU towards switch 4. In the root path cost field of the BPDU you will find cost 19, and switch 3 will also receive BPDU. Okay, switch 3 will also receive BPDU from switch 1. So it's possible that at this moment it select that its 10 Mbps interface as a root port. Let's continue. कहने का मतलब ये है क्योंकि ये इसकी कॉस्ट क्या है 10 Mbps के 100 और इसकी कॉस्ट क्या है 19, तो ये कौन सा प्रेफर करेगा हमेशा, जो लोएस्ट का कॉस्ट वाला है। तो कौन सा वाला है, ये वाला लिंक है, ठीक है। तो इस पोर्ट को हमेशा वो करेगा, प्रेफर करेगा कुछ भी डेटा सेंड करने के लिए यहाँ पे। अब आगे बात आती है, वो कह रही है कि वो यूँ कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक ही लिंक है। स्विच 2 और स्विच 4 के बीच में कितने लिंक है, सिर्फ एक ही लिंक है, ठीक है। और स्विच 4 और स्विच 3 के बीच में कितने लिंक है, एक तो रास्ता ये है और दूसरा रास्ता कौन सा है, ये। तो जैसा आप देख रहे होगे कि भाई स्विच 4 को स्विच 3 को डेटा भेजना है, तो वो 100 Mbps पे तो डालेगा नहीं, हमेशा किस पे डालेगा, वो 1000 GB मतलब 1 Gbps पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्विच 1 से जो राउट है स्विच 3 तक पहुंचने का, वो ये वाला है इंस्टेड ऑफ 10 Mbps। अब क्यों है, इसको भी बात कर लेते हैं कि क्यों है ये वाला राउट, क्यों प्रेफरेबल है, ठीक है। अब एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, इसकी कॉस्ट कितनी है 19, इसकी कॉस्ट कितनी है 19 और इसकी कितनी है 1। तो 19 + 19 + 1 कितना होता है, $39 होता है। तो क्या होता है, ये 39 जो है ना हमारा, इस डायरेक्ट लिंक की कॉस्ट कितनी है 100, तो 100 प्रेफरेबल होगा या 39, 39 होगा यार, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है इसके लिए। अब समझ सकते हो आप कि स्विच 3 के लिए रूट पे पहुंचने का रास्ता कौन सा है, ये वाला नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मैं मानता हूँ, लेकिन कॉस्ट को देखा जाए तो रूट स्विच पे पहुंचने के लिए स्विच 3 के पास ये रास्ता सबसे बेस्ट नहीं है, ये वाला रास्ता हमेशा प्रेफर करा जाएगा। तो अब क्या होगा, स्विच 3 पे, 4 पे और 2 पे जितने भी पोर्ट होंगे टूवर्ड्स रूट ब्रिज, रूट स्विच, सब क्या हो जाएंगे, ये रूट पोर्ट बन जाएंगे। ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, ये डेजिग्नेटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं स्टोरी के अंदर। So the picture needs some more explanation, so बात कर लेते हैं। Switch 3 will receive BPDU on 10 Mbps interface cost 100 and on its 1000 Mbps interface, ठीक है। Cost 4, ब्रो इसकी कॉस्ट 4 होती है, तो इट वुड नॉट बी, मतलब 38 + 4 कर सकते हैं आप इसको, तो भी 100 से कम आता है, ठीक है। 1000 Mbps की कॉस्ट थी 4, 1 नहीं थी। तो इट विल यूज़ इट्स 1000 Mbps इंटरफेस, ठीक है। यही बता रहा है कि 1000 Mbps के इंटरफेस को यूज़ करेगा, उसको नहीं करेगा। आगे चल लेते हैं। स्विच 3 विल फॉरवर्ड BPDU टू स्विच 4, द रूट पाथ कॉस्ट फील्ड विल बी 100। स्विच 3 क्या करेगा, एक BPDU भेजेगा स्विच 4 को, द रूट पाथ कॉस्ट विल बी 100, ओके। अच्छा, स्विच 4 विल रिसीव अ BPDU फ्रॉम स्विच 2 विद द, अब स्विच 4 की बात कर लेते हैं। स्विच 4 की बात हो रही है यहाँ पे कि स्विच 4 कैसे डिसीजन लेगा। स्विच 4 कैसे डिसीजन लेगा, अब स्विच 4 के पास 2 लिंक हैं, 100, 1000। अब 100 + 100 मतलब 19 + 19 कितना, 38, और यहाँ से जाएगा तो कितना, 4 + 100 मतलब कितना, 104। कौन सा प्रेफरेबल होगा, ये वाला, जबकि इसके पास 1000 Mbps का लिंक है फिर भी, ठीक है। तो ऐसे ही 4 का निकाल लो यार, ऐसे ही 5 का निकाल लो यार, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इसमें इतना थ्योरी पढ़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। स्विच 5 है, स्विच 5 के पास क्या है, एक 10 Mbps का लिंक है, एक 100 Mbps का है, किससे जाएगा, ज़्यादा वाले से जाएगा, 100 से जाएगा। अब स्विच 4 के पास पैकेट रिसीव होगा,
स्विच 4 के पास कौन सा जाने का रास्ता था बेस्ट, ये वाला था ना, तो इससे जाएगा। तो इस तरह से है यार, ठीक है। अब बात आती है ब्लॉकिंग की और इसकी, तो इसको हम जाके फाइनल इमेज देख लेते हैं। समझने की बात इतनी सी थी। ये इसका रूट पोर्ट हो गया ये वाला, क्योंकि 100 MB का लिंक है, ठीक है। तो इसमें आगे बता नहीं रखा है, तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये वाला जो है ना ये ब्लॉकिंग में रहेगा, ठीक है। ये वाला जो रास्ता है रूट ब्रिज तक पहुंचने का, ये रहेगा ब्लॉकिंग में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ सारा कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे देखो कॉस्ट कैलकुलेट करके बता रखी है BPDU। हाँ, STP की काफ़ी कुछ बात कर ली। अब STP को हम थोड़ा सा आगे चलते हुए STP से हम चलते हैं कुछ, एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं HSRP, VRRP और GLBP। तीनों ऑलमोस्ट सेम हैं। अगर एक समझ में आता है अच्छे से तो दूसरा भी समझ में इजीली आ जाएगा। तो सर्च मार लेते हैं इसको हम। HSRP and then VRRP and GLBP, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेटवे रिडंडेंसी क्या होता है। रिडंडेंसी के जैसे मतलब सबको समझ में आता होगा, एक बैकअप लिंक या बैकअप पाथ, ठीक है। इन दिस लेसन वी विल टेक अ लुक ऑफ गेटवे रिडंडेंसी। तो यार जैसे ही मैंने गेटवे से आपको मतलब समझ में आता होगा, जैसे मान लो कोई ये एक लैन है, ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड है, एक राउटर से। राउटर का जो ये वाला इंटरफेस है वो क्या हुआ, इस लैन का गेटवे। अगर ये राउटर आगे इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ठीक है, तो इस लैन का जो लास्ट एंड पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, हमेशा उसको क्या बोलते थे हम, गेटवे। आगे पढ़ लेते हैं थियोरेटिकल वर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल नॉलेज में मतलब एक लेमन लैंग्वेज में इस तरह से बोलता हूँ मैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये सिनेरियो है, हमारे पास एक राउटर है, किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। दो मेरे पास क्या हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, और एक यहाँ पे क्या लग रहा है, तीसरा स्विच। किससे कनेक्टेड है, एक होस्ट से या डेस्कटॉप से। क्या IP है 192.168.1.1, 192.168.1.2, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। डायग्राम को रिमेंबर रखना होता है हर वक्त, तभी आप आगे की थ्योरी को पढ़ पाओगे, ठीक है। दो स्विचेस हैं 1.1 और 1.2, एक डेस्कटॉप है और एक हमारे पास राउटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। नाउ द नेटवर्क इन द पिक्चर अबव इज़ फेयरली सिंपल। आई हैव वन कंप्यूटर कनेक्टेड टू स्विच, ठीक है, ये बता रहा है। तो बात आती है, बिहाइंड स्विच 1 एंड स्विच 2 देयर इज़ अ राउटर दैट इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट, विच गेटवे शुड बी कॉन्फ़िगर्ड ऑन द कंप्यूटर। सो स्विच 1 एंड स्विच 2 यू कैन ओनली कॉन्फ़िगर अ गेटवे। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है, जब आप अपने डेस्कटॉप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वहाँ पे क्या आता है, IP एड्रेस आता है, सबनेट मास्क बताओ, फिर तीसरा ऑप्शन आता है गेटवे बताओ। अब क्या होता है कि गेटवे बताने का सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है। अब मेरे पास यहाँ क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, एक गेटवे मेरे पास ये है और एक गेटवे मेरे पास ये है। तो मैं इस डेस्कटॉप को 1.1 बताऊँ या 1.2 बताऊँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैं इसको 1.1 लिखूँगा तो ये हमेशा किसको प्रेफर करेगा, इस रूट को प्रेफर करेगा, जबकि इसके पास एक और रास्ता है जाने का। लेकिन और 1.2 लिखूँगा तो ये क्या करेगा, हमेशा पैकेट किससे भेजेगा, हमेशा 1.2 से भेजेगा। और एक लाइन मेरी आइडल रखी रहेगी जिसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, तो वो यूज़लेस हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। तो विच गेटवे शुड बी कॉन्फ़िगर ऑन कंप्यूटर। तो यही जो मैंने बताया आपको, ठीक है। अगर मानते हैं कि मैंने इसका कॉन्फ़िगर कर दिया 1.1 का, और किसी भी रीज़न से ये केबल हो गई डिस्कनेक्ट। अब मेरे पास क्या है, दूसरा एक लिंक है, बट क्या हो रहा है, मैं इसको यूज़ ही नहीं कर रहा, तो रिडंडेंट नहीं हुआ एक तरह से, मतलब कोई बैकअप नहीं हुआ इस चीज़ का। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, कुछ प्रोटोकॉल बनाए जिनको हम क्या बोलते हैं, HSRP, VRRP, GLBP,
ठीक है, ये 3 प्रोटोकॉल हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं इस वाली सिचुएशन में, ताकि हमारा डेस्कटॉप क्या करे, एक लिंक अगर डाउन होता है तो दूसरे लिंक पे कन्वर्ट हो जाए और दूसरे लिंक के थ्रू इंटरनेट से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल में सिर्फ एक ही डेस्कटॉप ले रहे हैं, बट रियल टाइम में ऐसा होता है इस स्विच से कम 1000 यूज़र या 500 यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो हम इतने सारे यूज़र्स की रिस्क नहीं ले सकते कि लिंक डाउन होने पे वो आइडल बैठे रहें। जब तक हम जाके उसको प्रैक्टिकली हम स्विच ना करें तब तक स्विच ना हो। और इतने सारे कंप्यूटर्स में जाके आप गेटवे चेंज नहीं करोगे कि सबको गेटवे बता रहे हो अगर 1000 यूज़र्स हैं तो। ठीक है, इस केस में हम यूज़ करेंगे HSRP को। अब क्या होता है, पहले गेटवे रिडंडेंसी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वर्चुअली एक IP डिफाइन करेंगे 192.168.1.3 और ये कॉमन IP होगा। ये किस में जाएगा, सिस्टम के गेटवे में जाएगा। क्या होता है आगे थ्योरी में पढ़ लेते हैं इसको। तो बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2 वी विल क्रिएट अ वर्चुअल गेटवे with its own IP address. In example, this is 192.168.1.3. The computer will use 1.3 as a default gateway. One of the switch will be active gateway, and in case of fails, the other one will take over it. कहने का मतलब ये है कि जो हम HSRP, VRRP और GLBP में क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल गेटवे बना देते हैं जिसका IP क्या देते हैं, हम 1.3 दे देते हैं। अब क्या करते हैं, एक स्विच को हम क्या करते हैं, स्टैंड बाय, और एक स्विच को हम क्या रखते हैं, एक्टिव होता है और एक होता है स्टैंड बाय। मतलब अगर एक्टिव स्विच डाउन हो गया तो जो स्टैंड बाय होता है ये क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव स्विच के अंदर और पैकेट यहाँ से फ्लो होना, डेटा यहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं HSRP, VRRP और GLBP। अब HSRP का फुल फॉर्म है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, वर्चुअल राउटिंग रिडंडेंसी प्रोटोकॉल एंड गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अब शुरू करते हैं HSRP से। HSRP की ये फुल फॉर्म है, तो हम HSRP के बारे में पढ़ते हैं। वही सेम मैंने जो बताया था, वही सेम डायग्राम है। यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र है और 2 स्विचेस से कनेक्टेड है। ये बीच में एक स्विच है जो दिखाया नहीं गया है, बट यहाँ पे एक स्विच है जिससे ये कनेक्टेड है, और ये दोनों स्विच किससे कनेक्टेड है, राउटर से। डायग्राम को अच्छी तरह समझ लेते हैं। 192.168.1.0 का क्या है, हमारा लैन। PC का IP क्या है, 1.100। ठीक है, और 1.100 PC का IP है, और इस वाले गिग 0/1 का IP है .1, मतलब 192.168.1.1 और 1.2 है इसका। ठीक है, फिर हमने क्या करा, HSRP प्रोटोकॉल इनेबल करा और एक वर्चुअल गेटवे बनाया जिसका IP मैंने क्या रखा, 192.168.1.254। ये मेरा वर्चुअल गेटवे है जो किस में जाएगा, लैन यूज़र्स के डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर दिया जाएगा। 192.168.1.254 ये IP दिया जाएगा एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे। नाउ इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा चल रहा है, 192.168.13.1.3। ऐसे ही 192.168.23.2.23.3। तो यार इसमें देखो, मैंने जो थ्योरी वाला पार्ट था वो समझा दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन है और उसके लिए भी 3 से 4 कमांडें चलानी है हमें। 3 से 4 कमांड चलाते ही ये क्या बन जाएगा, एक HSRP प्रोटोकॉल इनेबल हो जाएगा और गेटवे रिडंडेंसी का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हम H1 पे जा रहे हैं और सिंपली हमने इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, IP एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं। नाउ कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये है कमांड। सबसे पहली कमांड है इंटरफेस VLAN 1। ठीक है, आप उस इंटरफेस VLAN में जाओगे स्विच के, किस पे कर रहे हो आप, ये स्विच 1 और स्विच 2 दोनों को बता रहे हो। इंटरफेस VLAN 1 देन स्टैंड बाय 192.168.1.254। ये कमांड क्या कर रही है, ये कमांड
क्या बता रही है कि वर्चुअल आईपी क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यूज़ द स्टैंड बाय कमांड टू कॉन्फ़िगर HSRP 192.168.1.254 विल बी द वर्चुअल गेटवे आईपी। ठीक है, ये सिंगल कमांड है स्टैंड बाय। तो वर्चुअल गेटवे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की कमांड है स्टैंड बाय। इसके आगे आप डालोगे VLAN ID 1, फिर आप आईपी बताओगे कि मेरे को ये 254 रखना है। किस पे बताना है मुझे? स्विच 1 पे भी बताना है, स्विच 2 पे भी बताना है। दोनों स्विचेस पे सेम कमांड रन करनी है। ठीक है, द 1 इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ HSRP। इट डजेंट मैटर वॉट यू पिक, जस्ट मेक श्योर इट्स द सेम ऑन बोथ डिवाइस। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों डिवाइसेस पे क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अगेन वही पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे आप इसको इनेबल करोगे क्या होगा, देखो ये इस तरह का मैसेज आएगा स्विच 1 पे। अब इसमें क्या हुआ कि ये स्टैंड बाय से किस में गया, लिसनिंग में, और फिर स्पीकिंग में, फिर कहाँ आ गया वापस स्टैंड बाय में। मतलब जो हमारा स्विच 1 क्या हो गया, ये स्टैंड बाय मोड में चले गया। और स्विच 2 पे देख लो, स्विच 2 पे क्या हो गया, ये किस में चले गया, एक्टिव मोड में। यहाँ पे देख सकते हो आप, स्टैंड बाय से किस मोड में गया, एक्टिव में। ठीक है, ये स्टैंड बाय से स्टैंड बाय बन गया वापस, और ये स्टैंड बाय से एक्टिव बन गया। यार ये ऑटोमेटिक बन जाता है। इसके लिए भी इलेक्शन तो देखो होता है, हर जगह होता है इलेक्शन, सारी मशीन इलेक्शन करती हैं। ठीक है, बट हमारे लिए उतना मैटर नहीं है, बस हमें एक वो बनाना होता है। ठीक है, अब नाउ डिपेंडिंग ऑन विच स्विच यू कॉन्फ़िगर फर्स्ट यू विल सी द मैसेज। वन ऑफ द स्विच वुड बी योर एक्टिव स्विच। ठीक है, पिंग करवा के देख लो R1 से 255 को, 254 को। R1 मतलब राउटर से मैं पिंग करवा रहा हूँ किसको, मेरे वर्चुअल गेटवे को, सक्सेसफुली पिंग। ठीक है, अब क्या करता हूँ, शो IP ARP इंक्लूड, इसको भी रहने दो, इतना इसको डिटेल में नहीं चल रहा है। हाँ, शो स्टैंड बाय आप कमांड आप देख सकते हो। शो स्टैंड बाय जैसे आप कमांड चलाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वर्चुअल IP एड्रेस शो करता है 192.168.1.254, और एक्टिव वर्चुअल मैक एड्रेस शो करता है जो डिवाइस एक्टिव है उसका। ठीक है, नाउ प्रायोरिटी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 100 होती है। शो स्टैंड बाय हम स्विच 2 पे चला रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक्टिव राउटर इज़ लोकल, एक एक्स्ट्रा कमांड है। इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। यार ये इसकी कुछ स्टेट्स होती हैं, इनिशियल, लिसन, स्पीक एंड स्टैंड बाय। ठीक है, फिर ये जाता है स्टैंड बाय मोड में, और फिर एक्टिव स्टेट में जाता है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, स्टेट क्या होती है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट व्हेन HSRP स्टार्ट्स। You will see this just after you configured HSRP or when the interface just got enabled. ठीक है, listening state आती है। उसके बाद the router knows the virtual IP address and will listen the hello messages। ठीक है, इसके बाद speak की स्टेट आती है। इसमें क्या होता है, हेलो मैसेजेस सेंड होते हैं, एंड इलेक्शन होता है टू सी विच राउटर विल बिकम। किसका इलेक्शन होता है कि कौन एक्टिव बनेगा, कौन स्टैंड बाय बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, या तो स्टैंड बाय बन जाता है डिवाइस, या फिर एक्टिव बन जाता है। एक्टिव बनता है तो क्या, फॉरवर्डिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग स्टार्ट कर देता है। स्टैंड बाय बनता है तो क्या करता है, द राउटर डिड नॉट बिकम द एक्टिव राउटर बट इट विल कीप सेंडिंग हेलो। स्टैंड बाय मोड में भी हेलो पैकेट सेंड करता रहता है। ठीक है, अगर इफ़ एक्टिव राउटर फेल, इफ़ एक्टिव स्विच फेल होता है तो क्विकली क्या बनता है, ये अपने आप को एक्टिव बना लेता है। परफेक्ट, तो सेम यार HSRP, VRRP, GLVP का सेम फंडा है। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जा कर के इसका जो है मेन डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि तीनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि तीनों प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है, बट माइनर डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। कोई सा भी इमेज उठा लेते हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड हो थोड़ा सा। पहले HSRP और VRRP का के बारे में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। HSRP, VRRP,
ये क्या है, प्रोप्राइटरी है, ठीक है, प्रोप्राइटरी में भी ओके, ये सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, बट आई एम नॉट श्योर, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। ये है VRRP क्या है कि स्टैंडर्ड बेस्ड है। अब बात आती है सेपरेट IP एड्रेस नीडेड फॉर द वर्चुअल, ठीक है। कैन यूज़ फिजिकल IP एड्रेस ऑफ द वर्चुअल इफ नीड, ठीक है। इसमें देखो क्लियर दे रखा है, इसमें बता रखा है कि HSRP क्या है, एक सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। VRRP क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो यूज़ आ सकता है। अब ये नेक्स्ट है, ये क्या है, 16 ग्रुप्स, आई डोंट नो क्या ग्रुप में बता रही है। इसमें क्या होता है, एक एक्टिव होता है और एक स्टैंड बाय होता है HSRP के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, VRRP में एक एक्टिव होता है और सेवरल के होते हैं, बैकअप होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, अगर ज़रूरत लगती है तो इसको भी कवर कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, वर्चुअल IP डिफरेंट फ्रॉम रियल IP। वर्चुअल IP कैन बी रियल IP ऑफ अ राउटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वर्चुअल IP होता है ना, वो आप रियल IP से डिफरेंट भी दे सकते हो। लेकिन VRRP केस में क्या होता है, VRRP केस में वर्चुअल IP कैन बी रियल IP भी वर्चुअल IP बन सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, वर्चुअल IP रियल IP से मैच नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मैच हो सकता है, चलेगा, ठीक है। कैन ट्रैक और ऑब्जेक्ट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है। इसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं यार। डिफ़ॉल्ट टाइमर है इसका, हेलो टाइमर है 3 सेकेंड, होल्ड टाइमर है 10 सेकेंड, इसका है 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है। हर 3 सेकेंड में हेलो सेंड करेगा, हर 1 सेकेंड में हेलो सेंड करेगा, और होल्ड टाइमर इसका 3 सेकेंड, ठीक है। नाउ HSRP ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है। VRRP किसी भी तरह का ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करती। गाइस तो इसको एक बार आप देख सकते हो, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वी विल कवर इट फॉर श्योर, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आज के सेशन में फिर इतना ही। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा ये लास्ट जो हमारा फ्री CCNA का जो वर्कशॉप था उसका लास्ट डे है। कुछ चीज़ें हैं, आई नो कि कुछ चीज़ें हमने मतलब फास्ट फॉरवर्डिंग मोड में पढ़ी है,